नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 का बी है और सवाल नंबर हमारा 3 है। 2 तक के सवालों को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा सवाल नंबर 3 है। तो सवाल 3 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। समीकरण ax² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के लिए विवेचक का चिन्ह लिखिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विवेचक का चिन्ह क्या होगा, वह धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, विवेचक के मान को निकालना पड़ेगा। तो समीकरण हमको क्या मिला है, समीकरण हमको मिला है 2x² माइनस x और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इससे पहले पता लगाना है हमको, तो इससे पहले हम लोग विवेचक निकाल लेंगे। विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है, विवेचक को d से डिनोट करते हैं। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो अब इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है, इसको जान। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है ये दिया हुआ समीकरण। द्विघातीय समीकरण का रूप क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, जिसके साथ x² है वो क्या होता है, a होता है। तो देखिए इसमें a² किसके साथ है, x² इसके साथ है। तो a हमारा क्या हो गया, a बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2, और जिसके साथ कि x होता है वो होता है b। तो x सिर्फ यहाँ है, इसके साथ कोई भी अचर पद नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ क्या छिपा हुआ है, 1 है। और तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 1 और यहाँ माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है कि b जो है वो माइनस में है, तो -1 हो गया। और लास्ट c एक अचर पद ही रहता है जिसके साथ कोई भी चर पद नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ c एक अकेला है, इसके साथ कोई भी x y z नहीं है, इसलिए ये पद क्या हो गया, c हो गया। तो यहाँ लिख देंगे -1। c का मान भी क्या हो गया, -1। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -1 और c बराबर भी हो गया -1। अब इसी मान को यहाँ रख देंगे तो पता चलेगा कि विवेचक का चिन्ह क्या है। तो d बराबर क्या लिख सकते हैं, b²। तो b क्या है, -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1 पे स्क्वायर और -4a। a क्या है, a है 2, तो गुना 2 लिख दिए। और c कहाँ है, यहाँ है -1, तो गुना लिखेंगे -1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d बराबर -1 पे स्क्वायर है, तो -1 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ भी माइनस है और ये आपस में गुना है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का चिन्ह। 4 दूनी 8, 8 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही रहेगा। यहाँ लिख दिए 8। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि यह d इक्वल टू 8 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9। तो विवेचक बराबर हमारा क्या निकला है, 9 निकल गया। और 9 के साथ क्या चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ प्लस है या माइनस है, इसके साथ जो चिन्ह लगा होगा वही विवेचक का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, 9 एक धनात्मक संख्या है। तो क्या लिखेंगे हम कि विवेचक का चिन्ह धनात्मक है। धनात्मक है। नंबर 3 में हो गया, विवेचक का चिन्ह क्या है, धनात्मक है। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 3 बनकर कंप्लीट हो गया। लेते हैं इसी में सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 है हमारा कि समीकरण 6x² माइनस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति को लिखें। समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल की प्रकृति को लिखना है। तो मूल की प्रकृति हम तभी बता सकेंगे जब हम इसका विवेचक निकालेंगे। और विवेचक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले समीकरण को लिखना होगा। देखिए समीकरण हमारा क्या है, समीकरण है 6x² माइनस 11x और प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें a, b और c
कौन होगा, कैसे होगा, ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि द्विघातीय समीकरण में a क्या होता है, b क्या होता है और c क्या होता है। a एक्स स्क्वायर के साथ होता है, b x के साथ होता है और c एक अचर पद होता है जिसके साथ x y z कोई नहीं होता है। तो अब हम यहाँ से a b और c लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो a हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b हमारा क्या होगा -11 हो जाएगा और c हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। A, B और C ये तीनों हमारे पास है। तो विवेचक बराबर क्या होता है, विवेचक को हम लोग D से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे D बराबर B² - 4AC। मान को रखेंगे तो मान रखेंगे तो हो जाएगा D बराबर B² है, तो B हमारा क्या है -11 है, तो यहाँ लिखेंगे -11 पे स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए 4, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 और a है, a के जगह पे यहाँ 6 है तो गुना 6 और c के जगह पे क्या लिखेंगे गुना 3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा 11 पे स्क्वायर है, -11 पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, और 11 गुना 11 करते हैं तो 121 होता है, 11 गुना 11 121 माइनस 6 चौके 24, 6 गुना 4 करेंगे तो 24 हो गया, 24 गुना 3 कर देंगे, 24 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12 का 2, 3 दूनी 6 और 7 72 हो जाता है, 24 तिया 72, यहाँ लिख देंगे 72, या D = क्या लिख सकते हैं, इसमें इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 1 में 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, तो 11 में 2 घटाए तो 9 हो गया, और यहाँ बच गया 11 में 7 घटा दिया तो 4 हो गया। D बराबर क्या निकल गया, कंडीशन क्या होता है, एक कंडीशन होता है B² - 4AC ग्रेटर देन 0, दूसरा होता है B² - 4AC = 0, और तीसरा होता है B² - 4AC < 0। ये 3 कंडीशन होता है। तो इन तीनों में से कौन सा कंडीशन हमारे पास आएगा, मतलब B² - 4AC से 0 अगर छोटा होगा, 0 से ये B² - 4AC बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, मान वास्तविक और असमान। B² - 4AC बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होगा। और फिर तीसरे में है B² - 4AC < 0, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं होगा, मान वास्तविक नहीं होगा। तो एक क्या है, B² - 4AC अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मान क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अगर B² - 4AC बराबर 0 के होगा, मतलब B² - 4AC का मान भी अगर 0 के बराबर में हो जाएगा तो मान क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और B² - 4AC अगर 0 से भी छोटा होगा तो मान क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, मान वास्तविक नहीं होगा। अब देखिए हमारा D बराबर क्या निकला है, 49 निकला है। तो ये 49 क्या है, 0 के बराबर है, नहीं है। 0 से छोटा है, नहीं है। 0 से छोटा क्या होगा, अगर माइनस में मान होता तो 0 से छोटा होता, लेकिन ये क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब विवेचक का मान 0 से बड़ा है। कंडीशन क्या आया, फर्स्ट कंडीशन आ रहा है। और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार से अगर B² - 4AC ग्रेटर देन 0 तो क्या विवेचक का मूल का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक और असमान। असमान
इस तरह से ये हमारा 4 नंबर भी बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें भी पूछा जा रहा था कि मूल का प्रकृति क्या होगा, तो मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान। नंबर 4 में पूछा जा रहा था कि मूल दिया है उसके मूल का प्रकृति क्या होगा, तो उसके मूल का प्रकृति हमारा क्या आया है, वास्तविक और असमान आया है। इस तरह से ये नंबर 4 भी इसमें बनकर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।